Hello everyone, let's begin today's class by revising what we have seen in the last class. लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना शुरू किया था और कंडक्टर्स पर्टिकुलरली जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रखे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यानी कि चार्ज में बह नहीं रहा हो बट रुका हुआ हो, ठीक है। अच्छा, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। इस पर मैं एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इमेजिन करो एक बिजली गिर रही है बहुत और तुम जंगल में कार में फंसे हुए हो। सो इज़ इट इज़ एडवाइजेबल टू गो आउट ऑफ द कार और रिमेन इन द कार? सो इट इज़ एडवाइजेबल टू रिमेन इन द कार। क्यों? क्योंकि देखो टायर किसके होते हैं? रबर के, तो ये इंसुलेटर है, ठीक है। अच्छा, ये जो कार है वो मेटालिक है, तो कार मेटालिक है, तो बिजली अगर गिरेगी, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी कार के अंदर, तो हमें झटका नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज इस पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। हो सकता है चार्ज कार पर आ जाए बट वो कार की पेरीफेरी पर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा, आउटवर्ड ही रहेगा। सो इट मे हैपन कि बिजली वगैरह कड़कना बंद हो गई, तब हम बाहर निकलने की कोशिश करें और हम टच कर दें इस कंडक्टर को किसी तरीके से, कार को, ठीक है, और हम अर्थ हों तो हमें झटका लग सकता है। तो कुल मिला के क्या बात कही गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड एन कैप आउटवर्ड टू द सरफेस। उसके बाद नेट चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज है कंडक्टर पे, वो उसकी पेरीफेरी पर होता है, केवल सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता, बल्क में नहीं होता, जबकि इंसुलेटर में बल्क में भी हो सकता है। उसके बाद कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा कंडक्टर के, ठीक है। अंदर वाला पॉइंट पर भी सेम होगा, चाहे अंदर कोई पॉइंट हो वहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम, हर पॉइंट पर सेम होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अनदर कंडक्टर देन चार्ज विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो चार्ज हम जानते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, तो अगर हमने दो कंडक्टर्स जिनका पोटेंशियल सेम नहीं है उनको कनेक्ट कर दिया तो तब तक चार्ज बहेगा जब तक कि उन दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उसके बाद व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, जिसे अर्थिंग बोलते हैं हम, इट्स पोटेंशियल बिकम ज़ीरो। तो अगर कंडक्टर को हमने अर्थ कर दिया तो उस पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर आइसोलेटेड है तो चार्ज भी ज़ीरो होगा, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स रखे हुए हैं तो पोटेंशियल का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज भी ज़ीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि इफ़ there are a system of charged conductors and potential on any one is zero, so this may not mean that the charge on it will also be zero. अच्छा, लेकिन अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तब तो 100% पोटेंशियल जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होगा। उसके बाद एक फालतू पॉइंट देख लिया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, फिर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया कि जहाँ पर शार्प होगा वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा शार्प वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन था हमारे पास कि शो दैट द चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग प्लेट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन इट्स टू सरफेसेस। कि ये एक हमारे पास बहुत बड़ी कंडक्टिंग प्लेट है, तो हमने काफ़ी जूम इन करके बनाई, तो इतनी मोटी थी, है ना। तो हमें बताना है कि अगर हम इसको चार्ज क्यू देंगे तो दोनों सरफेसेस पर, इस तरफ वाले पर और इस तरफ वाले पर, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुछ नहीं, हमने इसको मान लिया कि लेट्स से एक तरफ x है और दूसरी तरफ q माइनस एक्स है, और बीच में एक पॉइंट पकड़ लिया जिस पर पोटेंशियल, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। तो वहाँ पर हमने इस x चार्ज और इस q माइनस एक्स चार्ज की वजह से
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई q/2। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया कि दो हमारे पास एडजेसेंट कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एडजेसेंट वाले साइड्स पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। तो हमने एक पर मान लिया x और दूसरे एडजेसेंट साइड पर मान लिया y। तो एक गॉसियन क्यूब ले लिया हमने, जो अंदर, जिसका ये जो पैरेलल सरफेस है, ये वाला जो साइड है, ये अंदर पड़ रहा है कंडक्टर के, ये वाला भी इस कंडक्टर के अंदर पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रॉस कर नहीं रही होगी इस पूरे के पूरे क्यूब को, तो नेट फ्लक्स ज़ीरो होना है। तो अगर नेट फ्लक्स ज़ीरो है, इसका मतलब कि चार्ज उसके अंदर ज़ीरो होना है। इस पर हमने माना था x और इस पर माना था y, तो नेट चार्ज x प्लस वाई दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो यही प्रूफ करना था हमें, x इक्वल टू माइनस वाई। हो गया प्रूफ। फिर उसके बाद हमारे सामने सिचुएशन आ गई कि एक दो चार्जेस हैं प्लेट पर रखे हुए, तो हमें बताना है Q1 और Q2 चार्जेस किस तरीके से इन चारों सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या फाइंडिंग हुई? ये फाइंडिंग हुई कि इस पर x है, इस पर माइनस x है। ठीक है, ये बात तो हम ऊपर ही देख चुके हैं, एडजेसेंट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। अच्छा, पहले पर जो चार्ज आएगा वो आएगा सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2/2, और इस पर भी उतना ही आएगा Q1 प्लस Q2/2। बाकी फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से x और माइनस x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे याद रखने की कोशिश की कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, एक पर 5 कूलम है, एक पर 8 कूलम है, तो उनके रिस्पेक्टिव सरफेसेस पर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 5 और 8 का सम होता है 13, 13 का आधा 6.5 इधर आएगा और 6.5 इधर आएगा। एक्सट्रीम एंड्स पर 6.5 6.5 आ जाएगा। और क्योंकि इस पर 6.5 आया है, इस वाली प्लेट पर ओवरऑल 5 था, तो इस पर कितना आ जाएगा -6.5, और इस पर ओवरऑल 8 था, तो इस पर कितना जाएगा 1.5। अच्छा, ये ट्रू है अगर हम 3 प्लेट्स के लिए भी देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास आ गया था कि यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं, एक पर है 6 कूलम, एक पर है 2 कूलम और एक पर है -4 कूलम। तो तीनों का सम कितना हो गया? तीनों का सम हो गया 6 + 2 - 4 दैट इज़ 4 कूलम। उसका आधा करेंगे तो 2 कूलम, तो 100% एक्सट्रीम साइड्स पर, इस पर और इस पर 2 कूलम 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। और फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके 2 कूलम इधर आया है, टोटल 6 है, तो इधर 6 आएगा, 4 आएगा। 4 का एडजेसेंट पर -4 आएगा, इधर -4 आया है, तो टोटल 2 है, तो इधर 6 आएगा। 6 का इधर -6 आएगा, और कैलकुलेट इन दोनों को टोटल करके देख लो, 4 आना चाहिए, तो आ गया। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए दिए थे कंडक्टर से रिलेटेड कुछ, होपफुली तुमने किए होंगे। और अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जस्ट इमेजिन कि अब एक प्लेट है हमारे पास और वो एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, सो वी हैव एन कंडक्टिंग प्लेट, इट इज़ वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट जिसका एरिया ए है ना, ये जो एरिया है एक तरफ का दैट इज़ ए, और ये एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये रखी हुई है। ठीक है, और उस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, और हमें बताना है कि इस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन दिस प्लेट, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दो जो सरफेस हैं इसके, इन पर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फाइंड चार्ज अपियरिंग on on two surfaces on two surfaces of the plate। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर? हमारे पास एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, अंदर है जो, लेट्स से दैट इज पॉइंट पी कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी? 0। अच्छा, लेट्स से इस पर चार्ज आया है Q,
तो 100% इस पर नेट चार्ज कितना था शुरुआत में, 0, तो इस पर कितना आना पड़ेगा, -q। ठीक है। अच्छा, अब हम इस प्लेट की वजह से, इस सरफेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उसको बोल देते हैं E1। वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, दैट इज़ E1। अच्छा, इस सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, वो किस तरफ होगी, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, वो भी इसी तरफ होगी, दैट इज़ E2। एंड देयर इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ एक्सटर्नल, वो किधर होगी, वो तो इधर है ही, दैट इज़ E। तो इन तीनों का सम E1 प्लस E2 प्लस E, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तीनों सेम डायरेक्शन में है तो तीनों को ऐड कर दिया। E1 क्या होगा, E1 होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 विल बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। E2 क्या होगा, सिमिलरली दैट विल बी ऑल्सो सेम, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और E तो E है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, सो इट इज़ Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल्स टू माइनस E, यानी कि Q की वैल्यू क्या आ गई, -E A एप्सिलॉन नॉट। तो इतना चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पर, यानी कि हमने जो कन्वेंशन माना था उसके हिसाब से Q नेगेटिव आ गया इस पर, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, सीखनी है, बस अप्रिशिएट करनी है, कर पा रहे तो बहुत बढ़िया, सीख के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास वही प्लेट है, इट इज़ वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, और वही एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है ये प्लेट। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है E। अच्छा, इस बार इस पर नेट चार्ज 0 नहीं था इस प्लेट पर, बट चार्ज Q था। ठीक है, so initially there was Q charge on this plate, so now we have to find charge distribution on both the surfaces, on both the surfaces of the plate। ठीक है, यानी कि पहले पर चार्ज निकालना है कितना आएगा और दूसरे पर निकालना है। तो लेट से इस पर चार्ज x आ गया पहले सरफेस पर, तो दूसरे पर कितना आएगा, Q माइनस एक्स, क्योंकि ओवरऑल चार्ज यहाँ पर Q था। ठीक है, अच्छा अब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, लेट से x पॉजिटिव है ना, मान लो कि लेट से x इज पॉजिटिव एंड Q माइनस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, दैट इज़ E1। दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, दैट इज़ E2। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही जिस डायरेक्शन में है, E। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लेट से इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो E1 प्लस E माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E1 प्लस E माइनस E2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब x की वैल्यू हो जाएगी, तो नाउ वी विल राइट E1 इन टर्म्स ऑफ x। E1 क्या होगा, E1 होगा x अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, बाई 2, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेट की वजह से, प्लस E तो E ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और माइनस E2 में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो दैट इज Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो लेट्स सॉल्व इट। तो ये आ गया हमारे पास, x वाली चीज़ लेते हैं सबसे पहले, तो x यहाँ से आएगा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अपना अपना करो सॉल्व, और Q वाली टर्म आएगी उस तरफ भेज दी, तो ये आगे Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस E। ठीक है, तो ये आ जाएगा।
So this is how x will be. ठीक है, सो अब सॉल्व कर देते हैं इसको. सो x will be q/2 माइनस EA एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारे पास नेट x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि इस पर पहले सरफेस पर कितना अपीयर हुआ, लाइकवाइज दूसरे पर कितना हुआ. सो दिस इज चार्ज ऑन फर्स्ट. सेकेंड सरफेस पे कितना हुआ, q माइनस एक्स. सो दैट विल बी q/2 माइन just a second, q minus x. X is what? q/2 minus EA एप्सिलॉन नॉट. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास q/2 प्लस EA एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और दोनों का सम q आना चाहिए, तो x को इसको ऐड करो इससे, तो वो तो दिख ही रहा है q आ रहा है. ठीक है, अच्छा एक मिथ को करेक्ट करते हैं अपन. मिथ मतलब एक कंफ्यूजन आ सकता है कभी दिमाग में, उसको करेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं. तो देखो एक नोट करके समझो इसको. लेट्स से हमारे पास एक परफेक्टली सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है. वी हैव अ परफेक्टली सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर. ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर अगर चार्ज रखेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट विल बी perfectly uniformly distributed. And what it is solid conducting sphere. ठीक है, और एक हमने रैंडम शेप का कंडक्टर लिया, कुछ भी रैंडम शेप है उसका. ठीक है, दिस इज ए रैंडम शेप्ड कंडक्टर. ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी. ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि लेट्स से हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, सेंटर को नहीं. सेंटर तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा. लेट्स से इस पॉइंट को कंसीडर किया, तो यहाँ पर चार्ज है लेकिन वो पास है. ठीक है, यहाँ पर कम चार्ज है लेकिन वो पास है, और यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है लेकिन वो दूर है. तो ऐसे कंपनसेट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो हो गई. ये बात हमें इंट्यूटिवली समझ में आ रही है. यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रही है. तो अब देखो यहाँ पर शार्प है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ये पॉइंट दूर है लेकिन चार्ज ज़्यादा है. अच्छा, यहाँ पर पास है लेकिन चार्ज डेंसिटी कम है ना. तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर भी शार्प हो जाता तो यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती. तो कुल मिला के बात ये बताने की कोशिश कर रही जा रही है कि चार्ज इसमें नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि हर पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट. तो इसमें नोट करके लिखो कि चार्ज ऑन outer surface charge on outer surface of conductor charge on outer surface of conductor will distribute will distribute will distribute in such a way in such a way in such a way that that resultant field that resultant field resultant field inside inside the conductor inside the conductor will become zero will become zero will become zero. ठीक है.
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, इमेजिन करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल भी चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर क्यू। तो अब ऐसा क्या हो रहा होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जा रही है। तो देखना यहाँ पर भी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी वो कुछ ऐसी हो रही होगी। लेट्स इमेजिन कि ये परफेक्टली क्या कहें, कंडक्टिंग स्फीयर है, परफेक्टली स्फीयर, दिस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। तो अब क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर यूनिफॉर्मली होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होनी चाहिए उस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जीरो आ रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर इस परफेक्टली स्फीयरिकल कंडक्टर में ये क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो ज़ीरो कर दे। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। तो लिखो इफ़ एनी चार्ज, इफ़ एनी चार्ज, if any charge is made is made outside is made outside the conductor, the conductor the conductor, that means that means that means any external field, बाहर चार्ज रखा हो या एक्सटर्नल फील्ड हो बात बराबर है, that means any external field is applied, external field is applied is applied is applied, then charges on the outer surface, charges on the outer surface outer surface of the conductor of the conductor of the conductor of the conductor will redistribute will redistribute will redistribute such that such that such that the resultant field the resultant field the resultant field will be zero will be zero inside the conductor inside the conductor। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कैविटी। सो दिस इज अ नोट अबाउट कैविटी। कैविटी का मतलब कि हमने एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर कैविटी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो लेट्स से ये कोई कंडक्टर है, और इसके अंदर हमने कोई कैविटी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये इसका बल्क है, और इस पर चार्ज है, लेट्स से ओवरऑल चार्ज हमने दिया Q। तो हमें बताना है कि इसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये Q चार्ज तो किस सरफेस पर आएगा। हमें पता है कि सरफेस पर आता है, या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। तो देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए, तो लेट्स से हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जो कंडक्टर के अंदर ही है, ठीक है, इनसाइड द बल्क ऑफ द कंडक्टर। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज ज़ीरो नहीं हो सकता, इस वाले सरफेस पर, इनर सरफेस पर चार्ज ज़ीरो नहीं हो सकता। तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो देर इज़ नो चार्ज ऑन इनर सरफेस बट ऑल द चार्ज विल बी एट द आउटर सरफेस, इधर आएगा चार्ज। ठीक है, इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर से गॉसियन सरफेस बनाया गया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। दिस इज़ गॉसियन सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि इट इज़ इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात हमें
लिखनी है। तो लेट्स राइट इट। तो लिखो इसमें इफ़ देर इज़ if there is if there is cavity if there cavity if there is cavity inside a conductor inside a conductor inside a conductor and and there is no charge there is no charge there is no charge inside the cavity inside the cavity। क्योंकि अगर कैविटी के अंदर चार्ज होता तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तब तो ज़ीरो होती, लेकिन चार्ज ज़ीरो मतलब अभी देखेंगे, अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन अगर कैविटी के अंदर चार्ज हो गया फिर इनर सरफेस पर भी चार्ज आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसको लिखो इफ़ देर इज़ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर एंड देर इज़ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी एंड 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 टोटल चार्ज, मतलब एंड मत लिखो, इसको लिखो then come on then total charge total charge total charge given to the conductor given to the conductor will resides only on the outer surface only on the outer surface and there will be no charge there will be no charge on the inner surface on the inner surface। ठीक है। अब कैविटी के अंदर अगर चार्ज है तो क्या होगा, सो उसको नेक्स्ट पॉइंट में एनकाउंटर करते हैं। सो लेट्स से नेक्स्ट नोट देयर इज चार्ज इन द कैविटी इफ देयर इज चार्ज इन द कैविटी चार्ज इनसाइड द कैविटी। ठीक है। तो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये कैविटी है। ठीक है। बट इस सिचुएशन में हमने क्या किया, इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया और यहाँ पर भी कुछ चार्ज रखा हुआ है अंदर कैविटी के स्मॉल क्यू। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो अगर हम इस कंडक्टर के बल्क में यानी कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए उस गॉसियन सरफेस के थ्रू, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए, फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। तो क्यू तो यहाँ आ गया अंदर, इसका मतलब इनसाइड वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर कितना चार्ज आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा माइनस क्यू, यहाँ पर आना पड़ेगा माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा अब देखो इस ओवरऑल कंडक्टर पे इनसाइड वाले सरफेस पर माइनस क्यू आ गया, नेट चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए टोटल सरफेस पर, मतलब टोटल कंडक्टर में। तो आउटर सरफेस पर कितना आएगा, आउटर सरफेस पर आएगा क्यू प्लस क्यू। चार्ज कंजर्वेशन के थ्रू आउटर सरफेस पर हम क्या लिखेंगे, क्यू प्लस क्यू। सो आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू। ठीक है। ये जो हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया था ये पूरे के पूरे कंडक्टर को दिया था, है ना। तो कुछ यहाँ पे माइनस क्यू क्यों आ गया, क्योंकि कैविटी के चार्ज को काउंटर करना है। ठीक है। और बाहर क्यू प्लस क्यू क्यों आ गया, क्योंकि नेट चार्ज कैपिटल क्यू करना है ओवरऑल कंडक्टर पर। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो लिखो इसको, राइट इट डाउन। सो लिखो चार्ज ऑन इनर सरफेस charge on inner surface charge on inner surface of cavity of cavity of cavity will induce will induce will induce
in such a way, in such a way, in such a way that resultant field, that resultant field, resultant field, resultant field due to net charge, due to net charge, due to net charge inside the cavity, inside the cavity, inside the cavity is zero, is zero, is zero, inside the cavity is zero throughout, throughout, zero throughout outside the cavity, throughout outside the cavity, throughout outside the cavity. ठीक है, अच्छा इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? तो बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉइंट भी ऑब्वियस है, लिख लो इसको। इफ देर इज चार्ज इनसाइड द कैविटी, चार्ज इनसाइड द कैविटी, चार्ज इनसाइड द कैविटी, then there will be, there will be, there will be field inside the cavity, field inside the cavity, inside the cavity, there will be field inside the cavity. ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। So imagine we have a sphere. This is a perfect sphere, conducting sphere. This is a conducting sphere. ठीक है, और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, और उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर को हमने चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। तो दिस इज द बल्क ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द बल्क ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये कैविटी है। तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, और एक और पॉइंट है उसके अंदर, दैट इज A। एक पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज B, रैंडमली कहीं पर भी, और एक पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज D। जो रेडियस है बड़े वाले स्फीयर की, दैट इज स्मॉल b, और छोटे वाले स्फीयर की स्मॉल a। सो इफ आई कैन जूम इन, दिस इज स्मॉल a। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स, एट पॉइंट्स a, b एंड d। a, b और d पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल भी फाइंड कर दो हर पॉइंट पर। अच्छा, ये कंडक्टिंग स्फीयर, तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। सो वी हैव चार्ज स्मॉल क्यू हेयर एंड वी हैव चार्ज कैपिटल क्यू हेयर। ठीक है, तो इसकी पेरीफेरी पर कितना चार्ज आएगा? इसकी पेरीफेरी पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। क्यों आ जाएगा? क्योंकि
अगर तुम कोई भी गॉसियन सरफेस लोगे जो इसके बल्क में है, लेट्स से ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0। तो चार्ज एक क्यू है तो माइनस क्यू भी होना पड़ेगा। सो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया था, जिसमें से माइनस क्यू इनर सरफेस पर आ गया। तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा, आउटर सरफेस पर आएगा क्यू प्लस क्यू। ठीक है, आउटर सरफेस पे चार्ज होगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, सो दिस इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर। ठीक है, तो पॉइंट ए पर लिखते हैं, तो एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी, मतलब इसको मैं जूम इन करके यहाँ पे बना लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। पॉइंट ए को हम थोड़ा सा अलग से कंसीडर करते हैं। तो अभी की सिचुएशन में जस्ट मैं जूम इन करके यहाँ बना रहा हूँ कि ये हमारे पास इनर स्फीयर है। ठीक है, हियर वी हैव चार्ज क्यू, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज सी एंड दिस पॉइंट इज ए एंड वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, सो इस पर माइनस क्यू चार्ज है और बाहर भी है कुछ कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किसकी वजह से होगी, तो याद करो कि भाई अगर एक हमारे पास शेल होती और उस पर चार्ज क्यू होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती 0। ठीक है, तो ये एक शेल की तरह है, ये वाली एक शेल है, तो इसकी वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली ये बाहर एक शेल है बड़ी वाली, इसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल होगी इस स्मॉल क्यू की वजह से। ठीक है, अच्छा स्मॉल क्यू को हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सेंटर पे ही मान लेते हैं, नहीं तो एक और पॉइंट वाला वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो सेंटर पे ही मान लिया है ना, तो क्यू को हमने सेंटर पे ही मान लिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या होगी, तो वो इस तरफ होगी। और कैसे लिखेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज के क्यू बाय ये जो भी है सी ए का क्यूब इंटू सी ए वैक्टर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है भाई, अच्छा पोटेंशियल भी लिख देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, एक तो इस शेल की वजह से, एक आउटर शेल की वजह से, है ना। तो अगर क्यू चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज के क्यू बाय रेडियस, जो भी रेडियस है उस शेल की। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर वाले की वजह से आएगा, वो कितना आएगा, के क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय बी। अंदर वाले की वजह से आएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए, और एक इस चार्ज की वजह से आएगा जो अंदर रखा हुआ है, दैट इज व्हाट, के क्यू अपॉन सी ए। तो ये पोटेंशियल एट ए हो गया। अब बी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एट पॉइंट बी, पॉइंट बी कहाँ पर है, इस बड़ी शेल के अंदर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी शेल की वजह से नहीं होगी बट छोटी शेल की वजह से होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम छोटी शेल की वजह से लिखेंगे। अच्छा, लिखने की 0 होगा वो आंसर उसका, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से लिखेंगे और अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से लिखेंगे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो 0 होगा। अच्छा, इसको हम अदर वे अराउंड इतना ना सोचते हुए सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज 0 क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख देते हैं बी पॉइंट पर। तो इस अंदर वाले चार्ज की वजह से, ये जो पॉइंट चार्ज है जो इनर शेल के अंदर रखा हुआ है कैविटी के अंदर, उसकी वजह से होगा कुछ, और इसकी वजह से भी होगा कुछ। दोनों बराबर दूरी पर है सेंटर से, तो इन दोनों का तो पोटेंशियल नलीफाई हो जाएगा। पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, केवल बाहर वाले चार्ज की वजह से। सो इट विल बी के
Q प्लस Q डिवाइडेड बाय B। ठीक है, अब बचा पॉइंट D। पॉइंट D पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो, पॉइंट D पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो ये इनकी वजह से तो नलीफाई हो रहा है इफेक्ट, Q और माइनस Q की वजह से। केवल किसकी वजह से आ रहा है? केवल आ रहा है इस आउटर चार्ज की वजह से। सो दैट विल बी के Q प्लस Q डिवाइडेड बाय सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सो दैट इज OD। क्यूब कर देते हैं और यहाँ पर OD वेक्टर लिख देते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी, इसकी वजह से इन पॉइंट चार्ज और इनर सरफेस पे चार्ज की वजह से तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा किसकी वजह से? केवल और केवल बाहर वाले चार्ज की वजह से। दैट विल बी के Q प्लस Q डिवाइडेड बाय इससे सेंटर की दूरी, सो दैट इज OD। तो ये आंसर हो गया। आई होप समझ पा रहे होगे इसको, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वी हैव कॉन्सेंट्रिक शेल्स, 1 2 और 3, एंड दीज आर स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, तो हमें बताया गया कि भाई इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है पहले वाले शेल पर, दूसरे वाले शेल पर -4 कूलम चार्ज है और तीसरे वाले शेल पर 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो हमें बताना है कि इनके भी अब आउटर और इनर सरफेस है, रिस्पेक्टिव शेल्स के भी इनर और आउटर सरफेस है। जैसे ये इनर सरफेस हो गया इसका पहला, ये आउटर सरफेस हो गया, दूसरे वाले का ये इनर सरफेस हो गया और ये आउटर सरफेस हो गया, तीसरे वाले का ये इनर सरफेस हो गया और ये आउटर सरफेस हो गया। सो देर आर 6 सरफेसेस। तो इन पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसको देखो, अंदर वाले पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस कंडक्टर के अंदर ले लें तो ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब इस वाले पर अंदर तो चार्ज होगा ज़ीरो। तो बाहर कितना होगा? पूरा का पूरा बाहर होगा, तो 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर कितना होगा? इनर वाले पर -2। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट साइड पर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अब -2 इधर आ गया -4 में से, तो इधर कितना बचा? इधर बचा -2। तो इस वाले पर हो गया -2 माइक्रोकूलम। अब इधर -2 है तो इधर कितना होना पड़ेगा? +2 माइक्रोकूलम। और इधर +2 माइक्रोकूलम है, नेट यहाँ पर कितना है? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोकूलम। तो ये आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 और 2 8, 8 में से 4 गया 4। तो नेट जो इफ़ेक्टिव टोटल चार्ज था सिस्टम पर वो 4 कूलम था, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया 4 माइक्रोकूलम और अंदर वाले एक्सट्रीमली इनर सरफेस पर 0। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। We have 2 concentric shells, ठीक है, spherical shells, 2 concentric spherical shells, है ना। मान लिया कि स्फीयर है, ठीक है। इस पर चार्ज है 2Q और इस पर चार्ज भी है 2Q। इस वाले का रेडियस है R1 और बाहर वाले का रेडियस है R2। ठीक है भाई, तो क्या किया गया, इन दोनों शेल्स को, ये शुरुआत की कंडीशन है, इन दोनों शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो चार्ज बहेगा, कहीं से कहीं तक तो बहेगा। तो हमें बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा दोनों पर। सो राइट डाउन कि टू कंडक्टिंग शेल्स दे आर स्फेरिकल, है ना। सो फाइंड फाइनल चार्ज
find final charge on two shells on two shells if they are connected by a conducting wire ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर कि लेट्स से इन फाइनल सिचुएशन वी हैव चार्ज स्मॉल q ऑन दिस, है ना, स्मॉल q1 कह देते हैं, और स्मॉल q2 ऑन दिस। इनर सरफेस पे हो गया q1 और आउटर सरफेस पे हो गया q2। तो क्या बात कही गई थी कि चार्ज जब तक बहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी कि दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इन फाइनल सिचुएशन let's write potential on inner surface and let's write potential on outer surface, and because the charge of flow has stopped the potential on both the surfaces must be same। तो इनर पे लिखो, इनर पे क्या होगा k q2 बाय r2 प्लस k q1 बाय r1, और आउटर पे क्या होगा k q1 बाय r1 प्लस k q2 बाय r2। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो कर देते हैं। तो k q2 बाय r2 प्लस k q1 बाय r1 मस्ट बी इक्वल्स टू k q1 बाय r1 प्लस k q2 बाय r2। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। पोटेंशियल एट आउटर सरफेस यानी कि यहाँ पर r2 k q1 बाय r2 होगा यहाँ पर, माय बैड, दिस मस्ट बी r2। ठीक है, तो एक मिनट, इसको कैपिटल क्यों लिख दिया, स्मॉल ही लिखो। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कुछ सेम दिख रहा है, ये और ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो q1 आ जाएगा। सो k q1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला q1 इज 0। तो यहाँ से मिला q1 इज 0। इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज पहुँच जाएगा q2 बन के। तो क्लियरली q1 प्लस q2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2q प्लस 2q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, और q1 0 आ चुका है, तो q2 कितना हो जाएगा 4q। ठीक है, अच्छा, ये हम बिना, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वेन डी ग्राफ जनरेटर का, बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे। क्या पढ़ा था वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल, कि हमेशा ये हायर पोटेंशियल पर रहेगा, इसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, वॉट एवर चार्ज, हाउ मच चार्ज यू ब्रिंग ऑन दिस, इट डजेंट मैटर, पोटेंशियल हमेशा इसी का ज़्यादा रहेगा, अंदर वाले का, तो बाहर वाले का कम ही रहेगा। तो हमेशा बहते जाएगा बहते जाएगा, और बहते बहते पूरा चार्ज ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए q1 0 आ गया। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो योर होमवर्क इज you have to solve electrostatic exercise at least 30 questions, at least 30 questions। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और इसका टेस्ट आने वाला है, तो हमें अब सफिशिएंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।